हेलो एवरीवन, मैं रवि कुमार आप सभी को उन्नति अकेडमी में फिर से स्वागत करता हूं। और मतलब जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने यानी कि 25 क्वेश्चन यानी कि पढ़ चुके थे, और आज मैं उसके जो है आगे क्वेश्चन जो है 16 चैप्टर के यानी कि 25 और या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग जो है आज पढ़ेंगे। चलिए हम चलते हैं। यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन जो है यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि एससीपी और सीसीपी संरचनाओं में मुक्त स्थान की प्रतिशत क्रमशः कितनी है। हम सभी ये जानते हैं कि जो एससीपी और सीसीपी के जो संकुलन क्षमता होता है, यानी कि संकुलन क्षमता कहने का मतलब ये हो गया कि पैकिंग इफिशिएंसी अगर एससीपी, एचसीपी या एंड सीसीपी, एससीपी और सीसीपी की जो पैकिंग इफिशिएंसी होता है वो होता है यानी कि 74%। कितने प्रतिशत? 74%। तो इसमें देखा जाए तो इसमें यानी कि पैकिंग यानी कि इतना 74% में पैक रहता है। तो इसमें खाली स्थान कितने हो, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि दुनिया की सभी वस्तुएं जो होते हैं वो लगभग होते हैं यानी कि 100%। इसका मतलब है कि 74% अगर यदि पैकिंग है, इसका मतलब इसमें जो खाली स्थान होगा यानी कि हम लोग 100 में से घटा देंगे 74%, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? कहने का मतलब ये हो गया यानी कि 26%। इसका मतलब मेरा जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड जो है धातु की तरह विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है। यानी कि यहाँ पे सिलिकॉन ऑक्साइड देखा गया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड देखा गया, इसमें SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और Cr2 यानी क्रोमियम डाइऑक्साइड। इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर में है कि ताप एवं विद्युत के अच्छा चालक कौन है। ताप एवं विद्युत का अच्छा चालक यहाँ पे देखा गया ताप, यहाँ पे जो ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का अपरूप है और बनाता है यानी कि 3 बॉन्ड, और उसके एक बॉन्ड फ्री होने के कारण उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, जिसके कारण वो विद्युत के सुचालक भी होते हैं और ताप का भी क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। यहाँ पे देखा गया है कि जो एंथ्रासाइड इसमें कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, और यहाँ जो एंथ्रासाइड या यहाँ पे ग्रेफाइट इसमें भी कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और यहाँ पे जो है चारकोल इसमें भी कोवैलेंट बॉन्ड इसमें भी होता है, लेकिन ये बनाता है 3 बॉन्ड, जिसके कारण इसमें एक बॉन्ड फ्री होने के कारण ये क्या होता है कि विद्युत के सुचालक और ताप के भी क्या होते हैं? सुचालक होते हैं, जिसके कारण इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर। उसके बाद हम लोग चलते हैं यानी कि 29 क्वेश्चन नंबर 29 कि निम्नलिखित ठोसों में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है। निम्नलिखित ठोसों में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं, यानी कि सुचालक नहीं, यानी कि कुचालक कौन इसमें? तो देखा ये गया है कि जितने भी हम लोग कंपाउंड पढ़ते हैं जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो वैसे यानी कि कुचालक होते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सुचालक नहीं है, तो यहाँ पे जो देखा गया है जो मैग्नीशियम है यानी कि मैग्नीशियम, उसके बाद देखा गया है कि टाइटेनियम ऑक्साइड, या उसके बाद ये सभी क्या होते हैं कि विद्युत के होते हैं या यानी कि सुचालक होते हैं। यहाँ पे देखा गया जैसे आयोडीन, यहाँ पे I2 एंड जो H2 है ये होता है यानी कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। क्या होता है? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का मतलब ये हो गया कि आणविक ठोस, यानी कि आणविक ठोस। और जो आणविक ठोस होते हैं वो क्या होता है यानी कि ये जो है, वैसे जल के बारे में कहा जाता है जो शुद्ध जल होता है वो विद्युत के यानी कि कुचालक होते हैं। तो इसे देखा जाए तो यहाँ पे आणविक ठोस यानी कि एगो I2 हो जाएगा और यहाँ पे एगो H2, ये दोनों क्या हो जाएगा? विद्युत के यानी कि कुचालक यानी कि सुचालक नहीं। इसमें जो सही आंसर होना चाहिए वो मेरा सही आंसर होगा यानी कि I2 और H2 यानी कि 3 और 4। तो 3 और 4 किस ऑप्शन में देखा गया है? यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इसका ये होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर में, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का ये है कि निम्नलिखित में से कौन से ऑक्साइड का विद्युत सुचालक अथवा विद्युत रोधी होना ताप पर निर्भर करता है। तो इसमें जो है जो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं यानी कि उसमें हम लोग 4 ऑक्साइड पढ़ते हैं जो सुचालक होने के लिए यानी कि सुचालक अथवा विद्युत रोधी होना यानी कि वो ताप पर निर्भर करता है। वो सबसे पहले हम वो चारों पढ़ लेते हैं, उस चारों को पढ़ करके हम ऑप्शन एलिमिनेट करके हम आंसर देंगे। जैसे कि हम लोग ये जानते हैं, जैसे कि एक होता है VO, एक होता है यानी कि VO2, एक हो जाता है आपको यानी कि TiO3 यानी कि टाइटेनियम ऑक्साइड यानी कि VO यानी कि वेनेडियम ऑक्साइड, एक होता है VO2 यानी कि वेनेडियम डाइऑक्साइड, एक होता है VO3 यानी कि वेनेडियम डाइऑक्साइड। ये सभी जो है यानी कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन जो है ऑक्साइड यानी कि विद्युत सुचालक
अथवा विद्युत रोधी होना ताप पर निर्भर करता है। तो ताप पर निर्भर करने वाले जो ऑक्साइड होते हैं वो वेनेनियम ऑक्साइड और वेनेनियम डाइऑक्साइड और वेनेनियम ट्राइऑक्साइड और टाइटेनियम ट्राइऑक्साइड, इस तीनों में से अगर कोई भी ऑप्शन हो जाए तो वो सभी क्या होता है, विद्युत रोधी होने के लिए क्या होता है, वो ताप पर निर्भर करता है। इसका मतलब मेरा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस चारों में से जो आ जाए वो क्या हो जाएगा, विद्युत सुचालक अथवा विद्युत रोधी होना ताप पर निर्भर करता है। उसके बाद हम लोग यदि बात करें यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 31 के विभिन्न प्रकार की एकक कोष्ठिकाओं में यानी कि संकुलन क्षमता का सही क्रम होगा। एकक कोष्ठिका का मतलब हम अगर इसके इंग्लिश नाम अगर जाने, अंग्रेजी में इसको जो कहा जाता है एकक कोष्ठिका के, उसको बताया जाता है कि यानी कि यूनिट से, यानी क्या, यूनिट से यानी कि विभिन्न प्रकार के एकक कोष्ठिका में जो है संकुलन क्षमता का सही क्रम। तो हम लोग सबसे पहले एससी के जो होता है वो होता है यानी कि 52.4% संकुलन क्षमता। उसके बाद देखा जाए जो बीसीसी यानी कि जो बीसीसी होता है इसका जो होता है यानी कि 68% इसका जो है संकुलन क्षमता होता है। उसके बाद देखा जाए यानी कि एफसीसी जो होता है वो 74% होता है। अच्छा, एससी को ही हम लोग कहते हैं यानी कि सामान्य घनीय, क्या कहते हैं, सामान्य घनीय, क्या कहते हैं, सामान्य घनीय। तो कहने का मतलब अगर इसका जो सही ऑर्डर देखा जाए तो सबसे पहले नहीं कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के एकक कोष्ठिकाओं में संकुलन क्षमता का सही क्रम क्या है, तो सबसे ज्यादा होगा एफसीसी, उसके बाद बीसीसी, उसके बाद एससी। तो कहने का मतलब सही क्रम जो है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि एफसीसी के सबसे ज्यादा होगा, उससे कम यानी कि बीसीसी होगा और सबसे कम हो जाएगा सामान्य घनीय, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एससी यानी कि इसको हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट या परमिटिव क्यूबिक यूनिट भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माना कि नियमित संकुलन गोलों की संख्या n हो तो जनित चतुष्फलकीय रिक्तियों की जो है वो संख्या क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि निविड संकुलित गोलों की संख्या n हो तो जनित अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितना होगा। जो होता है अष्टफलक यानी कि ऑक्टाहेड्रल जो है वॉइड्स होता है, उसमें जितने गोलों की संख्या होता है उसमें उतना ही क्या होता है, वॉइड्स होता है। अगर उसकी संख्या n है तो वॉइड्स संख्या क्या हो जाएगा, यानी कि n हो जाएगा। इसका मतलब है इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 के कि निम्नलिखित में से कौन लोह चुंबकीय यानी कि फेरोमैग्नेटिज्म दर्शाता है, लोह चुंबकीय। तो हम लोग जो लोह चुंबकीय जो जानते हैं वह लोह चुंबकीय यानी कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है लोह चुंबकत्व यानी कि फेरोमैग्नेटिव को क्या करता है, वो जो है दर्शाता है। तो हम लोग लोह चुंबक में 3 गो पदार्थ पढ़ते हैं, 3-4 गो पदार्थ पढ़ते हैं वैसे देखा जाए तो। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लोहा में, यानी कि एक तो होता है लोहा, दूसरा होता है निकेल, एक होता है कोबाल्ट, एक हम लोग और पढ़ते हैं यानी कि CrO2 यानी क्रोमियम डाइऑक्साइड। तो इस चारों में यानी कि जो भी ऑप्शन में होगा वो सभी क्या कहलाएगा, लोह चुंबक। एक होता है गैडोलियम, इस पांचों में से जो भी दिया जाए यानी कि निम्नलिखित में से कौन लोह चुंबकत्व यानी कि फेरोमैग्नेटिज्म दर्शाता है। तो इस चार यानी कि लोहा, निकेल, कोबाल्ट, उसके बाद जो है क्रोमियम डाइऑक्साइड और उसके बाद है गैडोलियम, इस चारों में से जो भी ऑप्शन में होगा वही मेरा जो है सही आंसर होगा। इस चारों में से इसमें देखा गया है कि क्रोमियम डाइऑक्साइड जो है मेरा क्या होगा, राइट आंसर। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले नंबर में निम्नलिखित में से कौन प्रतिलोह चुंबकीय। तो प्रतिलोह चुंबकीय में सिर्फ एक ही पदार्थ आता है, उसका नाम है यानी कि मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज मोनोऑक्साइड। और वो जो है हमारा जो आंसर होगा सही यानी कि एक ही याद, एनसीईआरटी के अनुसार एक ही याद रखना होगा यानी कि मैग्नीज ऑक्साइड। यानी कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिलोह चुंबकीय। प्रतिलोह चुंबकीय इंग्लिश में हम लोग कहते हैं यानी कि यानी क्या कहते हैं, यानी कि प्रतिलोह चुंबकीय एंटी फेरोमैग्नेटिक, इसमें जो क्या होता है मैग्नीज ऑक्साइड। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन फेरी चुंबकत्व को दर्शाता है। फेरी चुंबकत्व तो हम लोग 3 पदार्थ पढ़ते हैं। एक तो हो जाता है इसमें जो है यानी कि ये भी है फेरी चुंबकीय, एनसीईआरटी के अनुसार यानी 3 एग्जांपल दिया गया है कि ये भी फेरी चुंबकीय है और ये भी फेरी चुंबकीय, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं हेमेटाइट, इसको हम लोग कहते हैं हेमेटाइट। उसके बाद जैसे कि इसको हम बोलते हैं जिंक फेराइट या इसको हम लोग कहते हैं मैग्नीज सल्फाइड। यानी कि ये तीनों यानी कि ये भी यानी कि है फेरी चुंबकत्व और ये भी फेरी सी नंबर की जो ऑप्शन ये भी फेरी चुंबकत्व है। और उसके बाद जो है MgFe2O4 यानी कि मैग्नीज यानी कि मैग्नीशियम फेराइट, ये भी जो है यानी कि फेरी चुंबकत्व है। तो इस अनुसार से अगर देखा जाए तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये तीनों याद रखना। इस नंबर में कि सिल्वर ब्रोमाइड, वैसे देखा जाए तो सिल्वर ब्रोमाइड जो है
ये किस प्रकार के बिंदु दोष दर्शाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा यानी कि आयनिक ठोस है, यह जो है फ्रेंकल और शॉटकी दोनों डिफेक्ट को दर्शाता है। लेकिन अगर यदि इसमें जनरली देखा जाए तो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग होता है फ्रेंकल दोष। सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग क्या होता है? फ्रेंकल दोष। तो हम लोग इसमें जो इसका सही आंसर होगा यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड किस प्रकार का बिंदु दोष दर्शाता है, इसका सही आंसर जो होगा वो तो फ्रेंकल दोष होगा। लेकिन अगर यदि इसमें देखा जाए तो ये सिल्वर ब्रोमाइड के बारे में कहा जाता है कि सिल्वर ब्रोमाइड फ्रेंकल और शॉटकी दोनों डिफेक्ट दर्शाता है। अगर सिर्फ यहाँ पे रहता फ्रेंकल और शॉटकी तब हम इसमें लिख सकते हैं फ्रेंकल दोष। लेकिन इसमें फ्रेंकल और शॉटकी इस हिसाब से ऑप्शन दिया हुआ है कि इसमें क्या होगा, दोनों दोष दर्शाएंगे कि शॉटकी भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा फ्रेंकल। तो इस हिसाब से जो मेरा सही आंसर होगा यानी कि 1 और 2 और 1 और 2 जो है ऑप्शन नंबर ए इज क्या हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखते हैं 38 नंबर में क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस दोष को विस्थापन दोष भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस दोष को जो है विस्थापन दोष भी कहा जाता है? तो इसमें जो विस्थापन दोष होगा वो सामान्य जो है यानी कि फ्रेंकल दोष को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन दोष के नाम से भी इसको क्या कहता है जाना जाता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ठोस जालक में यानी कि धनायन जालक जो है स्थल छोड़कर एक अंतरकाशी स्थिति यानी कि इसको इंग्लिश बोलते हैं इंटरस्टेटियल साइट में है और यह जो है जालक दोष है। तो हम लोग जनरली जानते हैं कि जो फ्रेंकल दोष होता है, फ्रेंकल दोष में क्या होता है यानी किसी क्रिस्टल से जो है या क्रिस्टल लेटिस साइड से जो प्लस जैसे माइनस चार्ज या प्लस या माइनस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज है, इसमें क्या होता है कि जो धन आयन इससे निकलकर और इंटरस्टेशियल साइट में आकर के क्या होते हैं यानी कि उसको स्थान ग्रहण कर लेता है। और इस हिसाब से हम लोग जो 39 नंबर के जो सही आंसर देंगे वो मेरा हो जाएगा यानी कि फ्रेंकल दोष। और फ्रेंकल दोष में ही धन आयन निकल करके क्रिस्टल लेटिस से और वो क्या होते हैं इंटरस्टेशियल साइट में यानी कि ग्रहण कर लेते हैं। इसका जो सही जवाब होना चाहिए जिस ऑप्शन में जो होगा क्या यानी कि फ्रेंकल दोष, वो सही आंसर होगा। तो 40 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 40 नंबर के 40 नंबर के जो क्वेश्चन है फ्रेंकल दोष किस में होता है? तो फ्रेंकल दोष जो होता है वह सोडियम क्लोराइड में होता है। जैसे जनरली देखा जाए तो सिल्वर ब्रोमाइड में भी फ्रेंकल दोष जो है, जैसे शॉटकी दोष होता है शॉटकी दोष सोडियम क्लोराइड, लेकिन फ्रेंकल दोष जो जनरली ज्यादा करके देखा गया है तो वो होता है यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड यानी कि AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड में जो है यानी कि होता है सिल्वर फ्रेंकल दोष। इसका आंसर जो है सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उस पर हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि डैश में धन आयन अंतरकाशी स्थल में उपस्थित होता है। तो हम लोग अभी तुरंत ही पढ़े हैं कि किसी भी क्रिस्टल से जब धन आयन निकलकर इंटरस्टेटियल साइट में फंस जाते हैं तो वो कहलाता है फ्रेंकल दोष। तो उस हिसाब से इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि इस क्रिस्टल इसमें क्या होता है, क्रिस्टल में धन आयन निकल के इंटरस्टेशियल साइट में चले जाता है। तो वही बात कर रहा है कि डैश में धन आयन अंतरकाशीय स्थल में उपस्थित होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर यानी कि फ्रेंकल दोष। उसके बाद देखा जाए तो 42 नंबर में कि अपमिश्रण में किस प्रकार के दोष उत्पन्न होता है। तो जो अपमिश्रण में किस प्रकार के दोष, अपमिश्रण में जो है किसी भी चीज को, जैसे कि मान चलो हम लोग क्या करते हैं जैसे आर्सेनिक या जर्मेनियम हम लोग जो है पंच संयोजी पेंटागोनल यानी कि पेंटाभालेंट एलिमेंट को जो मिला देते हैं तो उससे जो है दोष उत्पन्न होता है। उस दोष को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनीय दोष। इसका जो सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 40 नंबर के क्वेश्चन है कि पी प्रकार के अर्धचालक द्वारा उपार्जित आवेश के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो जो पी प्रकार के जो अर्धचालक है उसके बारे में जो है उपार्जित आवेश के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो पी प्रकार के अर्धचालक जो है उसमें धनात्मक, ये जो इसका सही आंसर होगा धनात्मक। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 कि क्रिस्टल एकक सेल में, क्रिस्टल एकक सेल माने कि यूनिट सेल में, इसका हो जाएगा यूनिट सेल कह रहा क्रिस्टल एकक सेल की कौन सी बिंदु त्रुटि संबंध ठोस के घनत्व को यानी क्या करते हैं बदल देते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जब किसी क्रिस्टल में शॉटकी डिफेक्ट होता है उसमें क्या होता है कि धन आयन और ऋण आयन समान संख्या में गायब हो जाते हैं।
तो किसी भी क्रिस्टल से धन आयन या ऋण आयन गायब हो जाएंगे तो उसमें क्या होगा, मास में कमी होगा, और मास में कमी होने के कारण उसकी डेंसिटी क्या होती है, घट जाती है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि डेंसिटी बराबर जो होता है मास बटे वॉल्यूम, और इसमें मास से कमी होगा तो 100% में डेंसिटी में कमी हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि जो शॉर्टकट इफेक्ट, उसमें समान संख्या में धन आयन ऋण आयन क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं, और धन आयन ऋण आयन गायब होंगे तो उसके मास में कमी होगी, और मास में कमी होने के कारण उसके जो डेंसिटी में क्या हो जाएगा, कमी होने लगेगा। इसका मतलब है इसमें जो सही आंसर होगा वो शॉर्टकट यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसके बाद हम लोग देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन जो है कि जब क्रिस्टल में ऋण आयनिक रिक्तियां वैकेंसी द्वारा इलेक्ट्रॉन फंस लिए जाते हैं तो त्रुटि क्या कह रहा है कि जब क्रिस्टल में ऋण आयनिक रिक्तियों द्वारा इलेक्ट्रॉन फंस लिए जाते हैं तो त्रुटि क्या होता है। हम सभी कल एक क्वेश्चन पढ़े थे कि एक होता है धातु आधिक्य दोष यानी कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होता है, इसमें जैसे कि मान चलिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होता है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है या यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इसमें क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज क्या होता है, निकल जाता है, मिसिंग हो जाता है, और नेगेटिव चार्ज मिसिंग होने के कारण इसको जो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण यानी कि स्थान ग्रहण कर लेते हैं, जिसके कारण हम इसको कहते हैं एफ केंद्र। क्या कहते हैं, एफ सेंटर। क्या कहते हैं, एफ सेंटर। तो इस हिसाब से कहा जाए तो वो दोष तो मेटल एक्सेस होता है, लेकिन उसके यानी कि ऋण आयन निकल जाने के बाद इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखने का जो काम करता है, वहां पे जो इलेक्ट्रॉन स्थान ग्रहण करता है, स्थान ग्रहण के कारण ही हम उसको कहते हैं एफ सेंटर। इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, यदि हम जर्मेनियम के क्रिस्टल जालक में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं, जो निर्मित अर्धचालक का प्रकार होगा वो कौन से प्रकार होगा। तो यदि जर्मेनियम होता है, यानी कि वो जो है जर्मेनियम, कहने का मतलब है कि जो जर्मेनियम होता है ये ग्रुप 14 के एलिमेंट यानी कि टेट्रावालेंट है, और टेट्रावालेंट एलिमेंट में जब पेंटावालेंट यानी कि पंच संयोजी एलिमेंट जब मिलाया जाता है तो उसके पंच संयोजी के 4 इलेक्ट्रॉन तो कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं टेट्रावालेंट के साथ, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या रह जाते हैं, फ्री रह जाते हैं, और वही एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण वो क्या होते हैं, अर्धचालक विद्युत के सुचालक हो जाते हैं, और उसको हम लोग कहते हैं एन प्रकार के अर्धचालक। इसका मतलब है कि जो 46 नंबर के जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद हम लोग चलते हैं 47 में, यानी कि सिलिकॉन से एन प्रकार के अर्धचालक प्राप्त करने के लिए किस संयोजकता वाले पदार्थ को क्या किया जाता है, किस संयोजकता वाले पदार्थ को, यानी कि इसमें अब मिश्रण क्या, अभी हम तुरंत बताए थे, जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन ग्रुप 14 के एलिमेंट है, और ग्रुप 14 के एलिमेंट होता है टेट्रावालेंट, और टेट्रावालेंट एलिमेंट के अर्धचालक बनाने के लिए उसमें हम लोग मिलाते हैं पेंटावालेंट यानी कि पंच संयोजी। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर का, जो आध घनी यानी कि सिंपल क्यूबिक एससी इसको बोलते हैं, या बीसीसी और एफसीसी के एकक कोष्ठक यानी यूनिट सेल में परमाणु की संख्या क्रमशः कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो एससी यूनिट सेल होता है उसमें होता है परमाणु की संख्या 1। उसके बाद अगर हम लोग जाने बीसीसी जो होता है उसमें परमाणु संख्या होता है 2, और उसके बाद देखा जाए जो एफसीसी होता है, एफसीसी में परमाणु संख्या होती है कितना, यानी कि 4। इस हिसाब से देखा जाए इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 49 नंबर के जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय यानी कि टेट्राहेड्रल क्वार्ट्ज, अष्टफलकीय या ऑक्टाहेड्रल क्वार्ट्ज होता है। तो वो जो मेरा हो जाएगा टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल क्वार्ट्ज जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एससीपी और सीसीपी, इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद हम 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक ठोस का अभिलक्षण नहीं है। तो जो आयनिक ठोस जो होता है इसमें कहता है, पहला ऑप्शन ये है कि ये यानी कि गलित अवस्था में विद्युत चालकता का बहुत कम मान होता है। हम सभी जानते हैं कि जो आयनिक ठोस होते हैं वो वैसे तो देखा जैसे सोडियम क्लोराइड है वो ठोस अवस्था में
विद्युत के होते हैं कुचालक। जब उसको हम पानी में डालते हैं तो पानी में डालते हैं तो आयन में टूट जाता है और आयन होने के कारण ही वो विद्युत के सुचालक होते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टे बात दे दिया है कि ये में कि गणित अवस्था में विद्युत चालकता के बहुत कम मान। इसका मतलब इसका सही जो आंसर होना चाहिए ये होना चाहिए, क्योंकि इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक ठोस का अभिलक्षण नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और आज हम लोग जो है इतना ही क्वेश्चन पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे चैप्टर यानी सॉल्यूशन चैप्टर के हम लोग वीडियो डालेंगे।